गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन की विशेषताएं। अब बात करते हैं आकलन की। सामान्यतः आकलन जो शब्द है इसको मूल्यांकन ही लोग मानते हैं। आकलन, मूल्यांकन और मापन, ये तीनों शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को सामान्यतः एक ही कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि ये तीनों अलग अलग हैं। इसका जो बृहद रूप है वो मूल्यांकन है, इससे जो लघु रूप है वो मापन है, और मापन का जो लघु रूप है वो आकलन है। आकलन से तात्पर्य अंदाज से है, असेसमेंट से है। असेसमेंट निरीक्षण के द्वारा हो सकता है, असेसमेंट लिखित कार्य के द्वारा हो सकता है, कक्षा शिक्षण के दौरान जो बोध प्रश्न पूछे जाते हैं उनके द्वारा हो सकता है। कहने का मतलब विभिन्न तरीकों से हम इसका पता कर सकते हैं कि बालक किस स्थिति में है। इसे हम आकलन कहते हैं। आकलन जो शब्द है अंग्रेजी के असेसमेंट का हिंदी पर्याय है। आकलन असेसमेंट का हिंदी पर्याय है। इसकी उत्पत्ति एसिडायर शब्द से हुई, ASSIDRE, जिसका अर्थ होता है टू सिट, बिसाइड, अर्थात पास बैठना। पास से देखना। अब इससे स्पष्ट हो गया कि आकलन का मतलब है नजदीक से देखना। नजदीक से मतलब बालकों के करीबी से देखना। बालक को करीबी से कब देख सकते हैं हम? कक्षा शिक्षण के दौरान। क्यों? क्योंकि उस समय शिक्षक बालकों का अभिभावक होता है, बालकों का मित्र होता है, उनसे बालकों का घनिष्ठ संबंध होता है। प्रजातांत्रिक माहौल में, सामाजिक माहौल में शिक्षक कक्ष में पढ़ाता है, तो वो अपनी विभिन्न समस्याओं को शिक्षक के सामने रखता है। इसलिए शिक्षक को ये जानकारी रहती है कि मेरे बालक का स्टेटस क्या है। इसलिए असेसमेंट शब्द को जब टू सिट बिसाइड शब्द से लिया गया, मतलब से तुलना की गई है, तो इसका मतलब होता है पास बैठना, अर्थात नजदीक बैठना, नजदीक से देखना। हम नजदीक से कब देख सकते हैं? जब हमारे किसी बालक से घनिष्ठ संबंध होंगे। अपने घर में ही देख लीजिए, हम जिससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध होंगे, मदर से, फादर से, भाई से, बहन से, चाचा से, चाची से, हम उसके बिल्कुल करीब जाके बैठते हैं, या वो हमारे बिल्कुल करीब आकर बैठते हैं। हम क्या कर रहे हैं उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, और उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें वो मार्गदर्शन देते हैं, हमें समझाते हैं। उसी प्रकार से कक्ष में शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान जब विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों के उत्तर बालक देता है। यदि उन प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दे पा रहा है बालक, तो शिक्षक उनको दोबारा से पढ़ाएगा, अपनी शिक्षण व्यूहरचना में सुधार करेगा, अपनी शिक्षण विधियों के चयन में सावधानी बरतेगा। जो शिक्षण व्यूहरचना उसने की है उसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण और दृष्टांत वो रखेगा, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री उसमें संलग्न करेगा। तो इस तरह से शिक्षक जब बालक के नज़दीक जाएगा तो उस दौरान वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसके सामने रखेगा, जिससे बालक आसानी से सीख जाएगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि असेसमेंट का तात्पर्य नज़दीक से देखना है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बहुत ही भयमुक्त और सकारात्मक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है, इससे बालक को डर नहीं लगता। आप इसी बात को बालक से कह दें कि आपका टेस्ट होगा, आपका मूल्यांकन होगा,
आपकी परीक्षा होगी, तो बालक थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। लेकिन ये शब्द ऐसा है, इसके माध्यम से बालक टेंशन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी एग्जाम हो रही है, उसकी जानकारी ली जा रही है। जबकि शिक्षक अपनी टैलेंसी के आधार पर बालक से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेता है और बालक को भान भी नहीं होने देता। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि असेसमेंट बहुत ही सकारात्मक और भयमुक्त एक शब्द है, जो शिक्षण के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान हम अधिक से अधिक प्रयुक्त कर सकते हैं। शिक्षा में आकलन विद्यार्थियों के एक शैक्षणिक कार्य के बाद सूचना एकत्रित करना है। शैक्षिक कार्य के बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद अध्ययन अध्यापन के बाद, तीनों का अर्थ एक, अर्थात शैक्षिक कार्य के बाद कक्ष में जो शिक्षण कार्य पूर्ण हो जाता है, एक कालांश के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो शिक्षक विभिन्न प्रकार की जानकारी बालक से हासिल करता है। बहुत प्रश्न पूछता है, उसका गृह कार्य देखता है, उसको जो महत्वपूर्ण बिंदु श्यामपट्ट पर नोट किए हैं उनको देखता है, विभिन्न प्रकार की जानकारी लेता है। वो की वही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शैक्षणिक कार्य के बाद, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद कक्ष में जो सीखना सिखाना जो चलता रहता है, शिक्षक पढ़ाता है, बालक अधिगम करते हैं, वो भी प्रक्रिया वही हुई। और अध्ययन अध्यापन, मतलब अध्ययन बालक कर रहे हैं और अध्यापन शिक्षक करा रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्रियाएं एक हैं। इनके बाद जो बालक का जो मूल्यांकन किया जाता है वो असेसमेंट है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, जैसे पूरे सिलेबस को चैप्टर्स में बांट देते हैं कि 4 चैप्टर होने के बाद हम टेस्ट लेंगे, जिसे यूनिट टेस्ट कहते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आता है। हाफ ईयरली एग्जाम भी इसी श्रेणी में आते हैं। उसमें मौखिक, लिखित और प्रायोगिक तीनों प्रकार की परीक्षाओं को हम रखते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा भी इसी की श्रेणी में आती हैं। मापन भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरे वर्ष के दौरान बालक की एक्टिविटीज का हम अंकन करते हैं। मापन और मूल्यांकन में सिर्फ एक चीज का अंतर है, मापन को देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, और मूल्यांकन में ये कार्य तो है ही, इसके साथ बालक का गुणात्मक जो पक्ष है उसको भी आंका जाता है। इस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो चीज है वो मूल्यांकन है, और केवल क्वांटिटेटिव जो चीज है वो मापन है, और केवल क्वालिटेटिव चीज है वो असेसमेंट है। इस तरह से कहा जा सकता है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो परीक्षा से आगे की स्थिति है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत निरंतर चलने वाली। इसका तात्पर्य है यह प्रक्रिया, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जब तक चलती है तब तक ये चलती है। कहते हैं ना, शिक्षण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। उसी प्रकार से आकलन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के दौरान, विद्यालय जीवन के दौरान हमारा आकलन हमारा टीचर करता है, सामाजिक कार्यों का आकलन हमारी फैमिली करती है। लेकिन बालक जब अपने रियल लाइफ में चला जाता है तो वहाँ वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें अडॉप्ट करता है। कभी वातावरण से करता है, कभी समस्याओं से करता है, कभी दूसरे विद्वानों से करता है, कभी बुक्स से करता है। कहने का मतलब विभिन्न जो तरीके हैं उनसे वो प्राप्त करता है और उन पर खरा उतरने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है आकलन। इसमें कई औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाओं का भी समावेश है।
औपचारिक क्रियाओं से तात्पर्य जिसका निर्धारण हो, जैसे कक्षा शिक्षण में शिक्षक निर्धारित है, फला विषय फला शिक्षक पढ़ाएगा। विद्यार्थी निर्धारित है, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर में सेक्शन ए में ये 1 से 50 तक बच्चे बैठेंगे, वो फिक्स हैं। उनको कौन कौन सी विषय पढ़ाई जाएंगी वो फिक्स हैं। उन विषयों के मार्किंग कितने कितने नंबर है, 100 नंबर है, 50 नंबर है, वो फिक्स है। इंटरनल असेसमेंट फिक्स है, एक्सटर्नल असेसमेंट फिक्स है, फाइनलाइजेशन फिक्स है, इंटर्नशिप फिक्स है। ये सारी क्रियाएं औपचारिक हैं। और बात आई अनौपचारिक। अब बात आई अनौपचारिक किसे कहते हैं। अनौपचारिक से तात्पर्य है जिसका कोई निर्धारण नहीं हो, ना आपके टीचर निर्धारित, ना आपका कोर्स निर्धारित, अर्थात पूरा जीवन भर जो भी बालक सीखता है, जो भी बालक करता है, उसका मूल्यांकन जो भी करते हैं वो सब अनौपचारिक होगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इसमें दोनों प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है, जिनका उपयोग पाठचर्या के सभी क्षेत्रों में शिक्षण अधिगम तो होगा ही, इसके साथ साथ निगरानी कर सुधार करने में किया जाता है। इसका मतलब है कि बालक को हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि बालक की कौन सी विषय कमज़ोर है, उसके हमने कारण पता कर लिए, इसे कहते हैं डायग्नोसिस। फिर हमें उसका उपचार करना है। कारण का पता चल जाएगा तो निवारण संभव है, लेकिन जब तक कारण का पता नहीं चलेगा निवारण संभव नहीं है। सतत मूल्यांकन हमें वो कारण बताता है कि बालक क्यों नहीं सीखा। निवारण के लिए हम यहाँ रेमेडियल टीचिंग रखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। आपने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई बार आप लोग कहते भी हैं एक्स्ट्रा क्लास। वो एक्स्ट्रा क्लास जो है वो 2 कारणों से लगाई जाती हैं। एक तो आपका सिलेबस पिछड़ गया हो, अथवा आप किसी कारण से नहीं सीख पा रहे हैं, उस कारण को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना से उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। ये अंतर है दोनों में। तो इस तरह से बालक की कमजोरियों का पता कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम आकलन करते हैं। अब बात आती है आकलन का शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में स्थान। क्या आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है या नहीं, इसका क्या स्थान है क्या नहीं। पहला है अभिन्न हिस्सा। इसका तात्पर्य है शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आकलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसका अभिन्न अंग है। यदि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का हमें पता नहीं चलेगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो उसका पता हमें सिर्फ आकलन के अलावा किसी भी माध्यम से नहीं चल सकता। इसलिए ये उसका एक अभिन्न अंग है। अध्ययन, अध्यापन और मूल्यांकन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। मूल्यांकन का ही एक पार्ट आकलन है। तो इस तरह से इसको हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है शिक्षण अधिगम एक दूसरे के अभिन्न अंग।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम एक दूसरे के अभिन्न अंग। शिक्षण नहीं कराएंगे तो अधिगम नहीं होगा, अर्थात जुड़े हुए दोनों, और अधिगम नहीं होगा तो शिक्षण प्रभावी नहीं कहा जा सकता। इन दोनों बातों का पता हमें आकलन से चलता है। यानी हमारे बच्चे का आकलन पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया। दूसरा शब्द कह सकते हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा, बात एक ही हुई। इस प्रकार से शिक्षण और अधिगम को हम अलग अलग नहीं कह सकते, इसीलिए इनको अभिन्न अंग कहा है, अर्थात उसे भिन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह से तीसरा है लक्ष्य शिक्षण विधियों व युक्तियों की जांच। लक्ष्यों शिक्षण विधियों व युक्तियों की जांच संभव। इसका तात्पर्य है कि जो लक्ष्य हमने शिक्षण के निर्धारित किए उनकी प्राप्ति कहाँ तक हुई, कहाँ तक नहीं हुई, ये जानकारी हमें आकलन के माध्यम से पता चल सकती है। शिक्षण विधियों का जो चयन किया है, जो पाठ के लिए जो शिक्षण विधि हमने चयन की, वो शिक्षण विधि कितनी प्रभावी है कितनी नहीं, ये बालकों के अचीवमेंट से पता चलेगा, और अचीवमेंट का पता आकलन के द्वारा चलेगा। इस तरह से ये बहुत ही उपयुक्त है। तीसरी है युक्तियों की जांच। युक्तियों से तात्पर्य तकनीकी, हमने कौन सी तकनीकी उसमें काम में ली, कौन सी व्यू रचना हमने काम में ली, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री हमने काम में ली। जो शिक्षण सहायक सामग्री काम में ली उसे कितने अच्छे और प्रभावी तरीके से प्रदर्शित किया गया कि बच्चों का लेवल उच्च हो गया। इन बातों का पता हमें आकलन से चलता है। इसलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आकलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और लक्ष्य, विधि और युक्ति, इनके अभाव में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आगे बढ़ना संभव नहीं। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र क्या है? आकलन, अर्थात ये उसका सेंटर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आगे तभी बढ़ेगी तब उसका आकलन हो जाएगा। यदि आकलन नहीं होगा तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बालक क्या सीखे क्या नहीं सीखे। अगला है बच्चों की समस्याओं का व्यापक चित्रण। अर्थात बालकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी ये विस्तार से पता चल जाता है आकलन के माध्यम से। अर्थात आकलन बालकों की समस्याओं को देखता है, उनकी समस्याएं क्या हैं, क्यों नहीं सीख पाए। कहने का मतलब जो हम कक्षा में या विद्यालय में जो बालकों को विभिन्न विषय पढ़ा रहे हैं उन विषयों की लर्निंग बालक को क्यों नहीं हुई, इस बात का हमें आकलन से पता चलता है। अधिगम संबंधी समस्याओं का कठिनाइयों की पहचान।
इससे बालक के नहीं सीख पाने की समस्याओं का भी हमें पता चलता है, उनकी कठिनाइयों का भी हमें पता चलता है कि क्या कठिनाइयाँ बालक के सामने रहीं जो नहीं सीख पाया। क्या शिक्षक का पढ़ाने का लेवल उच्च था, शिक्षण सहायक सामग्री जो को मिली क्या प्रसंग अनुकूल थी, क्या शिक्षण में फ्लो नहीं था, क्या नेचुरलिटी नहीं थी, क्या कक्ष का वातावरण सही नहीं था, कक्षा में बालक शोर मचा रहे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको भी दूसरे बालकों ने नहीं सीखने दिया। ऐसी क्या समस्याएं रहीं, क्या कठिनाइयाँ रहीं, उनका भी हमें इसके माध्यम से पता चल जाता है। शिक्षण व्यूह रचना में सहायक। शिक्षण व्यूह रचना में कैसे सहायक है? क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों से पता चल रहा है, जैसे बच्चों की समस्याओं का व्यापक चित्रण हो गया, हमारे सामने क्या दिक्कत है, उनकी कठिनाइयों को हमने पहचान लिया। अब हम जो शिक्षण व्यूह रचना कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो सहायक सामग्री का चयन कर रहे हैं, शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं, शिक्षण कौशलों को प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे जब अपनी पाठ योजना निर्धारित करेंगे। उस समय हमारे उद्देश्यों में भी हम परिवर्तन करेंगे। और कक्षा शिक्षण जब हम कराएंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब शुरू होगी, तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बालकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, बालकों की रुचियों के अनुसार पढ़ाएं, उनकी मानसिक क्षमताओं के अनुसार पढ़ाएं, उनके मेंटल लेवल को ध्यान में रख के पढ़ाएं। बालकों को कठिनाई महसूस हो रही है तो अपनी व्यूह रचना में तब्दीली करें। जो सहायक सामग्री लाए हैं वो बालकों के अनुकूल होनी चाहिए, हमारे प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए और निर्धारित स्केल पर होनी चाहिए। तो भी ये उसमें भी हमारा ये सहयोग करता है। यदि हम ये इन चीज़ों का हमें पता नहीं चलेगा तो हम अपनी व्यूह रचना में परिवर्तन नहीं करेंगे। और पता कैसे चलेगा? आकलन से। सहायक कार्यक्रमों में सहायक। सहायक कार्यक्रमों में सहायक से तात्पर्य जो हमारे शिक्षण के और सहायक कार्यक्रम है, जैसे विज्ञान मेला लगाया, एक सामाजिक ज्ञान की प्रदर्शनी लगाई, उन कार्यक्रमों में कैसी सहभागिता बालकों की रही, प्रदर्शनी कैसी रही, उन सारी चीज़ों का आकलन हम करते हैं। और उससे ही हमें पता चलता है कि जो सहायक कार्यक्रम जो विषय के साथ साथ हमने दूसरे किए, उनमें बालक की रोल क्या रहा। और लास्ट, बालक का सर्वांगीण मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात मूल्यांकन का एक पार्ट होने के कारण बालक का संपूर्ण मूल्यांकन तभी संभव है जब हम बालक का आकलन करेंगे। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आकलन का शिक्षण की अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मापन की। इवैल्यूएशन हो गया, असेसमेंट हो गया, अब बात करते हैं मेजरमेंट की। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मापन, मेजरमेंट। माप से क्या तात्पर्य है? जिसे मापा जा सके, नापा जा सके और तोला जा सके, उसे हम मापन कहते हैं। अर्थात जिसका एक भौतिक स्वरूप है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, इसे हम अववृद्धि भी कहते हैं। जैसे बालक की लंबाई कितने फिट हो गई, हमने मीटर लिया,
इंची टेप लिया, बालक को नाप दिया, कितने लीटर ऑयल है, कितने लीटर पेट्रोल है, कितने लीटर पानी है, ये नाप दिया। कितना किलो गेहूं है, कितना किलो गुड़ है, ये तोल दिया। अर्थात जिसे नाप सकें, माप सकें और तोल सकें उसे हम मापन कहते हैं, अर्थात मात्रात्मक माप। मापन का तात्पर्य है मात्रात्मक माप। अब बात आती है कि भाई शिक्षण में मात्रात्मक माप से क्या तात्पर्य है, अर्थात कितने का उत्तर जहां मिलता है, कितने का उत्तर जहां मिलता है वहां मापन होता है। जैसे आपने फसल बेची, कितने की हुई, आपने नंबर, आपकी कॉपी में नंबर आए, कितने आए, कितने परसेंटेज हुई, किस विषय में कितने हैं, कितने का उत्तर हमें मापन से ही मिलता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कितने का या कितना, कितने का या कितना, इन दोनों शब्दों का जो हमें उत्तर मिलता है वही मापन है। मापन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन भी सम्मिलित होता है और मूल्यांकन भी, क्योंकि इसमें संख्याओं के माध्यम से वे वस्तुओं के गुणों और विशेषताओं को बताया जाता है, उनके अंक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आपका हिंदी में आपके कितने नंबर आए, 60, अर्थात आपका मापन किया, उसमें आपके 60% नंबर आए, ये मापन है। लेकिन हिंदी के माध्यम से देश प्रेम की भावना जागी, हिंदी के माध्यम से हमने अपने परिधान में परिवर्तन किया, हिंदी के माध्यम से हिंदी की महत्ता के बारे में पता किया और हमने इसके प्रचार प्रसार के लिए किया, कविताएं लिखी, निबंध लिखे, कहानियां लिखी, ये सारी चीज़ें लिखने का कौशल हम में विकसित हुआ। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, लेकिन एक प्रश्न ऐसा दे दिया, मान लीजिए आप एक कवि हैं, तो भारत की कश्मीर समस्या पर एक 5 लाइन की कविता लिखिए, 5 लाइन की कविता बालक लिख देगा। लेकिन अब मूल्यांकन कविता के आधार पर हुआ, अब यहां बालक का जो ये गुण था, ये गुण दिख नहीं रहा था, इसलिए गुणात्मक जो मूल्यांकन, गुणात्मक जो जानकारी मिलती है वो मूल्यांकन में मिलती है और परिमाणात्मक या मात्रात्मक जो जानकारी मिलती है वो मापन में मिलती है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मापन की परिभाषा, थॉर्नडाइक के अनुसार